नमस्कार दोस्तों। यह एनसीईआरटी की की कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है। पॉलिटिकल की शानदार बुक है, ऑथेंटिक बुक है। हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑथेंटिक बुक ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। यहाँ से ही क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इकाई 5। इकाई 5। शायद यहाँ टैंक आता है और इन्होंने क्या है कि प्लास्टिक के ले रखे हैं। आई बात समझ में? अब प्लास्टिक के क्या है कि फूटते टूटते नहीं हैं। आई बात समझ में? दोंचा वोचा भी नहीं पड़ता है। ये है बात। और हंडी वगैरह तो यूँ ही फूट जाती है, इस वजह से भीड़ भड़क्का में। ये बच्ची बैठी है। शिक्षकों के लिए इस इकाई में सार्वजनिक सुविधाएं मुहैया कराने और बाजार, फैक्ट्री तथा लोगों की कार्यस्थलियां पर लागू होने शिक्षकों के लिए इस इकाई में सार्वजनिक सुविधा मुहैया कराने, बाजार, फैक्ट्री तथा लोगों की कार्य स्थितियों पर लागू होने वाले कानूनों को क्रियान्वित करने में सरकार की भूमिका पर चर्चा की गई है। इसका मकसद विद्यार्थियों को इस बात की समझ प्रदान करना है कि सरकार की यह भूमिका मौलिक अधिकारों के मुद्दे से किस तरह जुड़ी हुई है। मौलिक अधिकारों के साथ यह जुड़ाव ही पिछले अध्याय में उठाए गए मुद्दों के साथ इस मुद्दे को भी जोड़ देता है। कक्षा 6 और 7 की पाठ्य पुस्तकों में आजीविका और बाजारों पर हुई चर्चा को अध्याय 8 के संदर्भ में इस्तेमाल किया जा सकता है। कक्षा 6 और 7 की पाठ्य पुस्तकों में आजीविका और बाजारों पर हुई चर्चा को अध्याय 8 के संदर्भ में इस्तेमाल किया जा सकता है। अध्याय 7 में जन सुविधाओं पर चर्चा की गई है। ठीक है ना? जन सुविधाओं पर यहाँ पानी को एक अहम उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यह महत्वपूर्ण बात है कि विद्यार्थी इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि जन सुविधाओं का क्या मतलब होता है और ये सुविधा मुहैया कराने और उनकी जिम्मेदारी उठाने में सरकार को अहम भूमिका निभाने की जरूरत क्यों होती है। पानी की समान उपलब्धता, उसकी सस्ती लागत और गुणवत्ता का सवाल जन सुविधाओं से जुड़े मुद्दों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। पानी की समान उपलब्धता, उसकी सस्ती लागत और गुणवत्ता का सवाल जन सुविधाओं से जुड़े मुद्दों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। कक्षा के भीतर होने वाली चर्चा में जन सुविधाओं के विषय में सरकार की भूमिका तथा मौजूदा असमान वितरण दोनों को एक दूसरे से अलग कर लें तो बेहतर होगा। सरकार की भूमिका तथा मौजूदा असमान वितरण दोनों को एक दूसरे से अलग कर लें तो बेहतर होगा। इसका मतलब यह है कि लोगों को अगर अलग अलग मात्रा में पानी मिल रहा है तो इसके आधार पर यह मान लेना ठीक नहीं होगा कि सरकार जन सुविधा मुहैया कराने में सक्षम नहीं है। अलग अलग मात्रा में पानी मिल रहा है। अध्याय 8 में आर्थिक गतिविधियों के नियमन में सरकार की केंद्रीय भूमिका पर चर्चा की गई है। ऐसा मोटे तौर पर कानूनों के जरिए किया गया है। इस अध्याय में मौजूदा कानूनों को लागू करने और बाजार में मजदूरों, उपभोक्ताओं व उत्पादकों के अधिकारों की रक्षा के लिए नए कानून बनाने के महत्व पर खास जोर दिया गया है।
भोपाल के इस त्रासदी को कानूनों में लापरवाही की मिसाल के तौर पर पेश किया गया है। संभव है बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस दुर्घटना के बारे में नहीं पढ़ा हो। बेहतर होगा कि उन्हें इस घटना के बारे में अनुसंधान करने और स्कूल के लिए एक दीवार पत्रिका, वॉलपेपर या लघु नाटिका तैयार करने में मदद की जाए। पुस्तक के आखिर में जिन वेबसाइट का उल्लेख किया गया है वहाँ से आप अतिरिक्त संदर्भ सामग्री जुटा सकते हैं। भोपाल की त्रासदी एक ऐतिहासिक मोड़ थी जिसे पर्यावरण के मुद्दों को आर्थिक कानूनों से गहरे तौर पर जोड़ दिया। मजदूरों व आम नागरिकों के प्रति उद्योग जगत तथा सरकार की जवाबदेही का विचार इस अध्याय का केंद्रीय तत्व है। एक मिनट। भोपाल की त्रासदी एक ऐतिहासिक मोड़ थी जिसने पर्यावरण के मुद्दों को आर्थिक कानूनों से गहरे तौर पर जोड़ दिया। मजदूरों व आम नागरिकों के प्रति उद्योग जगत तथा सरकार की जवाबदेही का विचार इस अध्याय का केंद्रीय तत्व है। जन सुविधाएं। जन सुविधा, ये मैप है। न्यू आवड़ी रोड इधर का है, केरल या तमिलनाडु का है, शायद तमिलनाडु का है। न्यू आवड़ी रोड, अन्ना नगर है ना, टू अम्बतीपुर, विल्लीवाक्कम आवड़ी रोड। अध्याय 7 है ना। अम्मू और कुमार चेन्नई में एक बस में सफ़र कर रहे थे। शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए वे जल सुविधाओं को देखते जा रहे हैं। अन्ना नगर, राम गोपाल, कार धो रही जा रही है भाई साहब। सेदापेट, पद्मा, मणिपाक्कम, गवर्नमेंट म्यूजियम, नेशनल आर्ट गैलरी, मणिपाक्कम, सेवा। मणिपाक्कम, ये मणिपाक्कम है ना। ये सेदापेट है, पद्मा, और ये राम गोपाल, अन्ना नगर, पद्मा, ये मणिपाक्कम, सेवा, ये मेलापुर, वाटर टैंक कुछ ऐसे है ना। सुब्रमण्यन, मेलापुर, चेन्नई के लोग और पानी, चेन्नई के लोग और पानी, श्री राम गोपाल जैसे आला सरकारी अफसर चेन्नई के अन्ना नगर में रहते हैं। भरपूर पानी के छिड़काव के कारण हरे भरे बाग बगीचों वाला यह इलाका खासा आकर्षक है। यहाँ के नलों में 24 घंटे पानी रहता है। जब पानी की आपूर्ति कम होती है तो श्री राम गोपाल नगर जल निगम में परिचित एक बड़े अफसर से बात करते हैं और फौरन उनके लिए पानी के टैंकर का इंतजाम हो जाता है। शहर के ज़्यादातर इलाकों की तरह मेलापुर में सुब्रमण्यम के अपार्टमेंट में पानी की कमी है। मेलापुरम के सुब्रमण्यन के अपार्टमेंट में पानी की कमी है। यहाँ नगरपालिका 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध कराती है। कुछ लोगों की ज़रूरतें निजी बोरवेल से पूरी हो जाती है, लेकिन बोरवेल का पानी खारा है। 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध कराती है। कुछ लोगों की ज़रूरतें निजी बोरवेल से पूरी हो जाती है, लेकिन बोरवेल का पानी खारा है। लोग इसे शौचालय और साफ़ सफाई के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरे कामों के लिए टैंकरों का पानी खरीदना पड़ता है। सुब्रमण्यम टैंकरों से पानी खरीदने के लिए हर महीने 500 से 600 रुपये खर्च करते हैं।
पीने के पानी को साफ करने के लिए लोगों ने घरों में ही जल शोधन उपकरण लगवाए हुए हैं। पीने के पानी को साफ करने के लिए जल शोधन आरओ वगैरह है ना उपकरण लगवाए हुए हैं। मणिपाकम के एक मकान में सेवा पहली मंजिल में किराए पर रहता है। उसे 4 दिन में एक बार पानी मिलता है। पानी की कमी के कारण वह अपने परिवार को चेन्नई नहीं ला पा रहा है। पीने के लिए सेवा बाजार से पानी की बोतलें खरीदता है। पद्मा घरेलू नौकरानी है। वह सेदापेट में काम करती है। पास ही एक झुग्गी बस्ती में रहती है। उसकी झुग्गी का किराया 650 रुपये माहवार है। उसकी झुग्गी में न तो शौचालय न ही पानी का अन्य स्रोत। इस तरह 30 झुग्गियों के लिए कोने में एक ही नल है। इस नल में रोज़ 20 मिनट के लिए एक बोरवेल से पानी आता है। इस दौरान एक परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा 3 बाल्टी भरने का मौका मिलता है। इस पानी को लोग नहाने, धोने, पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में पानी इतना कम हो जाता है कि कई परिवारों को पानी ही नहीं मिल पाता। उन्हें टैंकरों या घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। जीवन का अधिकार के रूप में पानी। आराम से भर रही है भाई, ये कोई धक्का मुक्की नहीं हो रही है। आपने ऊपर उल्लेखित 4 स्थितियों को देखा। अब बताइए कि चेन्नई में पानी की स्थिति कैसी है। उपरोक्त वर्णन में से घरेलू इस्तेमाल के विभिन्न जल स्रोतों को चुनें। आपकी राय में सुब्रमण्यन और पद्मा के अनुभवों में क्या समानता है और क्या अलग। अपने इलाके में जलापूर्ति की स्थिति का वर्णन करते हुए एक अनुच्छेद लिखें। देश के ज़्यादातर स्थानों पर गर्मियों में पानी बूंद बूंद क्यों आने लगता है, पता लगाइए। कक्षा में चर्चा के लिए, क्या चेन्नई में सभी के लिए पानी का संकट है। क्या हम बता सकते हैं कि अलग अलग लोगों को अलग अलग मात्रा में पानी क्यों मिलता है। ये बात तो सही है भाई। वीआईपी वालों को टैंक ही आ रहा है फ़ोन करते ही। मेलापुर सुब्रमण्यन। चिन्ह कर रखा है इन्होंने ये, जिससे कि ये बैंड इन है, एक मिग नहीं हो जाए। अपने इलाके में जलापूर्ति स्थिति का वर्णन करते हुए एक अनुच्छेद लिखें। आपकी राय में सुब्रमण्यन और पद्मा के अनुभवों में क्या समानता है और क्या अलग है। देश के ज़्यादातर स्थानों पर गर्मियों में पानी बूंद बूंद क्यों आने लगता है, पता लगाइए। कक्षा में चर्चा के लिए, क्या चेन्नई में सभी के लिए पानी का संकट है। क्या आप बता सकते हैं कि अलग अलग लोगों को अलग अलग मात्रा में पानी क्यों मिलता है। 2 उदाहरण बताइए। आगे चलते हैं। घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। जीवन के अधिकार के रूप में पानी, ये मटकी है। दिल्ली जंक्शन, दिल्ली जल सप्लाई कुछ ऐसे है। जीवन का अधिकार के रूप में पानी, जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है। न केवल यह हमारी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने का साफ पानी बहुत सारी पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोक सकता है। भारत की स्थिति यह है कि जिन देशों में दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों के सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं, उनमें उसका स्थान काफ़ी ऊपर आता है। पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज़ 1600 से ज़्यादा भारतीय मौत के मुँह में चले जाते हैं 1600 से ज़्यादा। इनमें से ज़्यादातर 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं। अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध हो तो इन मौतों को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया। अब ये पूछ लेगा वो, बताइए अनुच्छेद 21 संबंधित है।
जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। यहाँ फिर पानी के अधिकार को किसका हिस्सा माना गया है? जीवन के अधिकार का हिस्सा किसके तहत? अनुच्छेद 21 के। अनुच्छेद 21 है, पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। पानी के अधिकार को किसका हिस्सा माना गया है? जीवन के अधिकार का। जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। पानी अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21 संबंधित है। यहाँ पर जीवन का अधिकार का हिस्सा किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 21। इसका मतलब यह है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। कहने का मतलब यह है कि पानी एक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में सबको पानी मिलना चाहिए। तो फिर भाई पानी को बोतलों में क्यों बेचते हैं? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुकदमों में यह कहा है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है। सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है। 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पानी में गंदगी के सवाल पर महबूब नगर जिले के एक किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली सुनवाई में इस बात को फिर से दोहराया। पत्र भेजने वाले किसान की शिकायत थी कि एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी गांव के पास स्थित जलधारा में बिजली छोड़ रही है। उससे भूमिगत पानी दूषित हो गया है, जो कि सिंचाई और पीने के पानी का स्रोत है। इस मुकदमे के आधार पर न्यायाधीशों ने महबूब नगर के जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि वह गाँव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज़ 25 लीटर पानी उपलब्ध कराएं। ये बढ़िया है भाई, न्यायालय भी बढ़िया है जिसने तुरंत संज्ञान ले लिया। 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पानी में गंदगी के सवाल पर महबूब नगर जिला है महबूब नगर के किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली सुनवाई में इस बात को फिर से दोहराया है। जन सुविधाएं। पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएं भी है जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए। पिछले साल आपने स्वास्थ्य और स्वच्छता इन दो सुविधाओं के बारे में पढ़ा। इसी तरह बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय, कॉलेज भी अनिवार्य चीज़ें हैं। इन्हें जन सुविधाएं के नाम से जाना जाता है। जन सुविधाएं। सतत विकास लक्ष्य, जल और स्वच्छता, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, SDG। बताइए निम्न में से कौन सी जन सुविधाओं के नाम से यहाँ पर जन सुविधाओं में आती है? बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय, कॉलेज, स्वच्छता, स्वास्थ्य। बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय, कॉलेज, स्वच्छता, स्वास्थ्य। किसी जन सुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर गांव में एक स्कूल बना दिया जाए तो उससे बहुत सारे बच्चों को शिक्षा मिलती है। इसी तरह किसी इलाके में बिजली की आपूर्ति बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पंप सेट चला सकते हैं। लोग बिजली से चलने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप खोल सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में आसानी हो जाती है और किसी न किसी तरीके से गाँव के अधिकांश लोगों को फ़ायदा होता है। सरकार की भूमिका। चूँकि जन सुविधाएँ इतनी महत्वपूर्ण हैं इसलिए उन्हें मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी किसी न किसी के ऊपर ज़रूर आनी चाहिए। जी हाँ, यह जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में से एक यह है कि वह सभी लोगों को इस तरह की जन सुविधाएँ मुहैया कराए। आइए इस बात को समझें कि यह जिम्मेदारी सरकार और केवल सरकार को ही क्यों उठानी चाहिए।
हम देख चुके हैं कि निजी कंपनियां मुनाफे के लिए चलती है। कक्षा 7 की पुस्तक बाजार में एक कमीज अध्याय को पढ़कर आप यह समझ चुके होंगे, ज़्यादातर जन सुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती। ज़्यादातर जन सुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती। उदाहरण के लिए नालियों को साफ रखने या मलेरिया रोधी अभियान चलाने से किसी कंपनी को क्या मुनाफा हो सकता है? फलस्वरूप कोई निजी कंपनी इस तरह के कामों में दिलचस्पी नहीं लेगी। लेकिन स्कूल और अस्पताल जैसी कुछ जन सुविधाओं में निजी कंपनियों को दिलचस्पी हो सकती है। हमारे पास इस ऐसे के बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपने कई जगह निजी कंपनियों को टैंकरों या सीलबंद बोतलों के जरिए पानी की आपूर्ति करते हुए भी देखा है भाई। ऐसी स्थितियों में निजी कंपनियां जन सुविधाएं तो मुहैया कराती है, लेकिन उनकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि चंद लोग ही उसका खर्च उठा पाते हैं। यह सुविधाएं सस्ती दर पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती। ऐसी स्थिति में निजी कंपनियां जन सुविधाएं तो मुहैया कराते हैं, लेकिन उनकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि चंद लोग ही उसका खर्च उठा सकते हैं। यह सुविधाएं सस्ती दर पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती। जितना खर्च करेंगे लोग उसके मुताबिक ही सुविधाएं पाएंगे। यदि यह सामान्य नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। इसका नतीजा ये होगा कि जो इन सुविधाओं के एवज में खर्च नहीं कर पाएंगे वे सम्मानजनक जीवन से वंचित रह जाएंगे। इसका नतीजा यह होगा कि जो इन सुविधाओं के एवज में खर्च नहीं कर पाएंगे वे सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित रह जाएंगे। ठीक। यह कोई अच्छा विकल्प नहीं है। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए जरूरी है कि वहाँ इन सुविधाओं का इंतजाम हो ताकि लोगों की मूलभूत ज़रूरतें पूरी की जा सके। संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। इसलिए जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजमी तौर पर सरकार के ऊपर ही आनी चाहिए। संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। सही है। इसलिए जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजमी सरकार को ऊपर आनी चाहिए। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है? आप हर साल सुनते होंगे कि सरकार ने संसद में बजट पेश किया है। बजट के जरिए सरकार अपने नफ़े नुकसान का ब्यौरा पेश करती है। इसमें सरकार पिछले साल के खर्चों का खाता पेश करती है और अगले साल के खर्चों की योजना सामने रखती है। बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी। बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी। जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। जनता से कर वसूल करने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च करने का सरकार को पूरा अधिकार होता है। उदाहरण के लिए पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर तक पहुंचाने, पाइपों का जाल बिछाने, पानी को साफ करने, आखिर में गंदे पानी को ठिकाने लगाने पर खर्च करना पड़ता है। सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक करों के जरिए और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके पूरा करती है। पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज़्यादातर लोग रोज़ाना एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्च उठा सकें। पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज़्यादातर लोग रोज़ाना एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्च उठा सकें। केंद्रीय सरकार जिन पर धन व्यय करती है, रुपया कहाँ जाता है? पाँच पैसे पेंशन में, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 24 पैसे, ब्याज अदायगी 18 पैसे, केंद्रीय क्षेत्र की आयोजना 10 पैसे, केंद्रीय आयोजित योजनाएं 9 पैसे, रक्षा 9 पैसे, आर्थिक सहायता पे 9 पैसे, वित्त आयोग और अन्य अंतरण 8 पैसे, अन्य व्यय 8 पैसे।
धन व्यय करती है, रुपया कहाँ जाता है? पेंशन करोड़ शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। 24 ब्याज अदायगी। 18 केंद्रीय क्षेत्र की योजना आयोजना 10 पैसे। केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं 9 पैसे। रक्षा 9 पैसे। आर्थिक सहायता। वित्त आयोग अन्य अंतरण 8 पैसे। अन्य व्यय 8 पैसे। ऊपर ही आनी चाहिए। लेन लाग रही है भाई बस में कतई। रोडवेज बस है शायद ये। कोई परीक्षा का तो सिस्टम नहीं है। अपन कहाँ पढ़ रहे थे? ऊपर ही आनी चाहिए। अब अलग टॉपिक आ रहा है फिर। जो रहा है उसको देख लेते हैं। चेन्नई पानी का प्रति क्या सबको पानी मिल रहा है? ये तो जा रहा है रुपया, है ना? और आता कहाँ से है? सीमा शुल्क 4 पैसे। फिर ऋण विभिन्न पूंजी प्राप्तियाँ। फिर माल एवं सेवा कर, ये 4 पैसे है ना। माल एवं सेवा कर और अन्य कर 23 पैसे। उधार दोबारा देख ले। सीमा शुल्क 4 पैसे। अन्य ऋण विभिन्न पूंजी प्राप्तियाँ 4 पैसे। फिर माल एवं सेवा कर और अन्य कर 23 पैसे। उधार और अन्य देयताएँ 19 पैसे। निगम कर 19 पैसे। आय कर 16 पैसे। कर विभिन्न राजस्व 8 पैसे। केंद्रीय उत्पाद शुल्क 8 पैसे। ठीक है। सीमा शुल्क, ऋण विभिन्न पूंजी प्राप्तियाँ 4 पैसे। माल एवं सेवा कर, अन्य कर 23 पैसे। उधार और अन्य देयता 19। निगम कर 19। आय कर 16 है ना। और कर विभिन्न राजस्व 8। केंद्रीय उत्पाद शुल्क 8। माल एवं सेवा कर और अन्य सबसे ज़्यादा ये है भाई। माल एवं सेवा कर और अन्य कर 23 पैसे। उधार और अन्य देयता 19 पैसे है ना। ये निगम कर जब 1 2 3 ये ज़्यादा है। माल एवं सेवा कर और अन्य कर 23 पैसे। उधार और अन्य देयता 19 पैसे। निगम कर 19 पैसे। फिर आय कर 16। कर विभिन्न राजस्व 8 पैसे। केंद्रीय उत्पाद शुल्क 8 पैसे। सीमा शुल्क 4 पैसे। जन सुविधाएं क्या होती है?
जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार पर क्यों होनी चाहिए? सरकार को जन सुविधाओं के लिए निजी कंपनियों का भी सहारा ले सकती है। उदाहरण के लिए सड़कें बनाने के ठेके निजी कंपनियों और ठेकेदारों को भी दिए जाते हैं। दिल्ली में बिजली के वितरण का काम 2 निजी कंपनियों के हाथ में है। बिजली वितरण का काम 2 निजी कंपनियों के हाथ में है, लेकिन सरकार को इन कंपनियों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इन सुविधाओं को सस्ती कीमत पर सभी लोगों तक पहुंचाने के लक्ष्यों को पूरा करने में कोई कसर न छोड़े। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जन सुविधाओं की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही होनी चाहिए, जबकि वह इन कामों को निजी कंपनियों के जरिए करवा सकती है? अपने घर के पानी के बिल को देखें और पता लगाएं कि आपके इलाके में नगर पालिका जल की न्यूनतम कीमत क्या है। अगर आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसकी दर भी बढ़ जाती है? पानी के ज़्यादा इस्तेमाल पर बढ़ी हुई दर से बिल वसूल करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? किसी वेतनभोगी कर्मचारी अथवा व्यवसाय या फैक्ट्री चलाने वाले व्यक्ति और एक दुकानदार से बात करके पता लगाएं कि वो किस किस तरह के कर सरकार को चुकाते हैं। अपने नतीजों को कक्षा में शिक्षक को दिखाएं और चर्चा करें। किसी वेतनभोगी कर्मचारी, अपना व्यवसाय या फैक्ट्री चलाने वाले व्यक्ति और एक दुकानदार से। भीड़ तगड़ी पड़ रही है भाई। कम दूरी के लिए बसें भी सार्वजनिक परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ज़्यादातर कामकाजी लोग बसों से ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तेज शहरीकरण के कारण बड़े शहरों में भी सार्वजनिक बस प्रणाली ज़रूरत के हिसाब से कम साबित होती जा रही हैं। सार्वजनिक बस प्रणाली, इस कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली तथा अन्य महानगरों में सरकार ने मेट्रो रेल परियोजना के रूप में एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। दिल्ली में मेट्रो रेल के पहले खंड का निर्माण करने के लिए सरकारी बजट 11,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया। कुछ लोगों का कहना है कि अगर सरकार सार्वजनिक बस प्रणाली में सुधार पर ध्यान देती तो इतनी भारी खर्च की जरूरत नहीं पड़ती और लोगों की ज़रूरत भी पूरी हो जाती। आपको क्या लगता है, आपकी राय में देश के दूसरे भागों के लिए क्या हल ढूंढा जा सकता है? क्या हल ढूंढा जा सकता है? सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है? आप हर साल सुनते होंगे सरकार ने संसद में बजट पेश किया है। बजट के जरिए सरकार अपने नफे नुकसान का ब्यौरा पेश करती है। इसमें सरकार पिछले साल के खर्चों का खाता पेश करती है और अगले साल के खर्चों की योजना सामने रखती है। बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी। जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। जनता से कर वसूल करने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च करने का सरकार को पूरा अधिकार होता है। उदाहरण के लिए पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर तक पहुंचाने, पाइपों का जाल बिछाने, पानी को साफ करने, आखिर में गंदे पानी को ठिकाने लगाने पर खर्च करना पड़ता है। सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक करों के जरिए और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके पूरा करती है। पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज़्यादातर लोग रोज़ाना एक निश्चित मात्रा पानी का खर्च उठा सकें। अम्मू देखो, तुमने सैदापेट की सड़कें कितनी उबड़ खाबड़ थी, सड़कों पर बत्ती भी नहीं थी, पता नहीं रात में क्या हालात होती होगी। कुमार, किसी झुग्गी बस्ती में तुम और क्या उम्मीद करोगी? अम्मू, झुग्गी बस्तियाँ ऐसी क्यों होती है, क्या वहाँ जन सुविधाएं नहीं होनी चाहिए? कुमार, मेरे ख्याल में जन सुविधाएं उन लोगों के लिए होती है जो बस्तियों में ठीक ठाक घरों में रहते हैं। वही लोग हैं जो कर चुकाते हैं। अम्मू, सरकार की जिम्मेदारी है कि वह केवल ठीक ठाक बस्तियों को ही नहीं बल्कि सभी को जन सुविधाएं मुहैया कराए। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? क्या बस्ती के लोग देश के नागरिक नहीं? उनके भी तो कुछ अधिकार हैं। कुमार गुस्से में, पर ऐसे तो सरकार दिवालिया हो जाएगी। अम्मू, चाहे जो हो, उसे रास्ता तो निकालना पड़ेगा। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि सड़क, पानी, बिजली के बिना झुग्गियों में ज़िंदगी कैसे होगी? कुमार, अरे अम्मू, हमारे संविधान में बहुत सारी जन सुविधाओं को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है।
सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन अधिकारों की अवहेलना न हो, ताकि हर व्यक्ति एक सम्मानजनक जीवन जी सके। आप किसकी राय से सहमत हैं? बात तो दोनों की बढ़िया है भाई। हमू किससे सहमत है? मूलभूत सुविधाएं। सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है। पोलियो जैसी बीमारी का उन्मूलन भी इसी तरह की योजना के तहत आता है। इस क्षेत्र में छोटे बच्चों को पोलियो की खुराक दी जा रही है। भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। 6 से 14। इस अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो। लेकिन शिक्षा पर अध्ययन करने वाले कार्यकर्ताओं एवं शोधकर्ताओं के निष्कर्षों से यह तथ्य सामने आया कि भारत में स्कूली शिक्षा में हमेशा से काफ़ी असमानता रही है। शिक्षा पर अध्ययन करने वाले कार्यकर्ताओं एवं शोधार्थियों के निष्कर्षों से यह तथ्य सामने आया है कि भारत में स्कूल शिक्षा में हमेशा से काफ़ी असमानता रही है। जन सुविधाएं। जल अधिकार का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार्य, भौतिक रूप से पहुंच के भीतर और सस्ती दर पर पानी मिलना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र 2002। जल अधिकार का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और स्वीकार्य, भौतिक रूप से पहुंच के भीतर और सस्ती दर पर पानी मिलना चाहिए। अवैध चेन्नई में पानी की आपूर्ति। क्या सबको पानी मिल रहा है? चुकी बस्ती है।
ठीक। चेन्नई में पानी की आपूर्ति, क्या सबको पानी मिल रहा है? इसमें कोई शक नहीं कि जन सुविधाएं सभी को मुहैया होनी चाहिए। है ना भाई? दोबारा देखते हैं। चेन्नई में पानी की आपूर्ति, क्या सबको पानी मिल रहा है? इसमें कोई शक नहीं कि जन सुविधाएं सभी को मुहैया होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्थानों पर ऐसी सुविधाओं का भारी अभाव है। इस अध्याय के अगले हिस्सों में आप पानी की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यह जन सुविधाएं बहुत मायने रखती है। जैसा कि इस अध्याय की शुरुआत में हमने देखा था, चेन्नई में पानी की भारी कमी है। नगर पालिका की आपूर्ति से शहर की लगभग आधी ज़रूरत ही पूरी हो पाती है। कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है, कुछ इलाकों में बहुत कम पानी आता है। जहाँ पानी का भंडारण किया गया है उसके आसपास के इलाकों में ज़्यादा पानी आता है, जबकि दूर की बस्तियों को कम पानी मिलता है। जहाँ पानी का भंडारण किया गया है उसके आसपास के इलाकों में ज़्यादा पानी आता है, सही है, जबकि दूर की बस्तियों को कम पानी मिलता है। जलापूर्ति में कमी का बोझ ज़्यादातर गरीबों पर पड़ता है। जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा होती है तो इस वर्ग के लोग ज़्यादा आसानी से इसका हल ढूंढ लेते हैं। वे बोरवेल खोदकर, टैंकरों से पानी खरीदकर या बोतलबंद पानी खरीदकर अपना काम चला लेते हैं। पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों को सुरक्षित पेयजल तक पहुँच है। यह इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। इस तरह संपन्न तबके के पास ही ज़्यादा विकल्प होते हैं। वे बोतलबंद पानी और जल शोधक के उपकरणों के सहारे साफ पानी का इंतजाम कर सकते हैं। इस मद में खर्च कर सकने के कारण उन्हें साफ पानी मिल जाता है, परंतु गरीब इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। लिहाजा ऐसा लगता है जिन लोगों के पास पैसा है उन्हीं के पास पानी का अधिकार है। यह स्थिति पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से बहुत दूर है। ग्रामीण इलाकों में मनुष्यों और मवेशियों दोनों के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ कुआं, हैंडपंप, तालाब और कभी कभार छत पर स्थित टंकियों से पानी मिलता है। इनमें से ज़्यादातर निजी स्वामित्व में है। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक जलापूर्ति का और भी ज़्यादा अभाव है। ग्रामीण इलाकों में ये पानी है यहाँ पे। ठीक। किसानों से पानी छीनना। पानी की कमी से निजी कंपनियों के लिए मुनाफे के नए रास्ते खोल दिए हैं। बहुत सारी निजी कंपनियां शहर के आसपास के इलाकों से पानी खरीदकर शहरों में बेचती है। चेन्नई में मामदूर, पालूर, कारून, घीजी जैसे कस्बों और शहर के उत्तर में स्थित गांवों से पानी लाया जाता है। चेन्नई में मामदूर, पालूर, कारून, घीजी जैसे कस्बों और शहर के उत्तर में स्थित गांवों से पानी लाया जाता है। 13,000 से भी ज़्यादा टैंकर इस काम में लगे। 13,000। हर महीने पानी के व्यापारी किसानों की पेश की रकम देते हैं ताकि वे किसानों की ज़मीन से पानी निकाल सकें। इस तरह न केवल खेती का पानी छिन जाता है बल्कि गाँवों के लिए पीने के पानी की आपूर्ति भी कम पड़ने लगती है। नतीजा यह है कि इन सारे कस्बों और गाँवों में भूमिगत जल स्तर बहुत बुरी तरह गिर चुका है। छीनते क्या है, वो तो पैसे देते हैं कि ये पैसे लो आप टैंक के या फिर कोटी के, साल भर के, भाई इतना दूंगा मैं आपको। विकल्पों की तलाश। सतत विकास लक्ष्य, कर समय नहीं शहर और समुदाय। तो वो गांव वाले उतने समझते नहीं है कि भाई जल स्तर नीचे जा रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन जब बीत जाता है तब दिक्कत आती है उनके लिए, जब कोई नहीं आता है उनके पास में कि भाई हम उनको पानी दे दो, और वो अपनी खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते फिर पानी बीतने के बाद में। विकल्पों की तलाश। चेन्नई की स्थिति कोई अनूठी नहीं है। गर्मियों के महीनों में पानी की कमी का यह हाल देश के दूसरे शहरों में भी दिखाई देने लगता है।
नगर पालिका की जलापूर्ति में कमी से निपटने के लिए निजी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में फैलती जा रही हैं। ये कंपनियां अपने मुनाफे जलापूर्ति की कमी से निपटने के लिए निजी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में फैलती जा रही है। ये कंपनी अपने मुनाफे के लिए पानी बेचती है। पानी के इस्तेमाल में भी ज़बरदस्त और गैर बराबरी दिखाई देती है। शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 135। पानी की यह मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है। 7 बाल्टी, अच्छा 7 बाल्टी के बराबर है। शहरी जल आयोग ने यह मात्रा तय की है, लेकिन झुग्गी बस्तियों में लोगों को रोज़ाना प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी, 1 बाल्टी भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ आलीशान होटलों में रहने वाले लोगों को रोज़ाना प्रति व्यक्ति 1600 लीटर, 80 बाल्टी तक पानी मिलता है। ये भेदभाव क्यों? 80 बाल्टी, यहाँ 20 लीटर ही है, यहाँ 7 बाल्टी है। नगर पालिका के जरिए जलापूर्ति में कमी को अक्सर सरकार की नाकामयाबी माना जाता है। कुछ लोगों की दलील है कि चूंकि सरकार ज़रूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं करवा पा रही है और बहुत सारे शहरी जल विभाग घाटे में चल रहे हैं, इसलिए जलापूर्ति का काम निजी कंपनियों को सौंप दिया जाना चाहिए। उन्हें लगता है कि निजी कंपनी ज़्यादा बेहतर काम कर सकती है। इस दलील की रोशनी में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। दुनिया भर में जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर रही है। निजी जलापूर्ति व्यवस्था का उदाहरण बहुत कम है। दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सार्वभौमिक जलापूर्ति सब लोगों तक पहुंच चुकी है। नीचे बॉक्स में देखें। दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सार्वभौमिक जलापूर्ति सब लोगों तक पहुंच चुकी है। अगर सरकार जलापूर्ति की जिम्मेदारी से हाथ खींच ले तो क्या होगा? क्या आपको लगता है कि यह सही कदम होगा? क्या यह सही कदम होगा? यह दलील की रोशनी में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। दुनिया भर में जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर रही है। निजी जलापूर्ति व्यवस्था का उदाहरण बहुत कम है। दुनिया भर में दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सार्वभौमिक जलापूर्ति सब लोगों तक पहुंच चुकी है। नीचे बॉक्स देखें। पोर्तो एलेग्रे में सार्वजनिक जलापूर्ति। पोर्तो एलेग्रे ब्राज़ील का एक शहर है। इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के दूसरे ज़्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। यहाँ नगर जल विभाग ने सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करा दिया है। शिशु मृत्यु दर में गिरावट के पीछे यह सबसे बड़ा कारण है। यहाँ पानी की औसत कीमत कम रखी गई है और गरीबों में केवल आधी कीमत ली जाती है। विभाग को जो भी फायदा होता है उसका इस्तेमाल जलापूर्ति में सुधार के लिए किया जाता है। जल विभाग का काम पारदर्शी ढंग से चलता है। विभाग की कौन सी योजना हाथ में लेनी चाहिए? दोबारा से हैं। पोर्तो एलेग्रे में सार्वजनिक जलापूर्ति। पोर्तो एलेग्रे ब्राज़ील का एक शहर है। इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के दूसरे ज़्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। यहाँ नगर जल विभाग ने सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करा दिया है। शिशु मृत्यु दर में गिरावट के पीछे यह सबसे बड़ा कारण है। यहाँ पानी की औसत कीमत रखी गई है और गरीबों से केवल आधी कीमत ली जाती है। विभाग को जो भी फायदा होता है उसका इस्तेमाल जलापूर्ति में सुधार के लिए किया जाता है। ये सही है भाई। जल विभाग का काम पारदर्शी ढंग से चलता है। विभाग की कौन सी योजना हाथ में लेनी चाहिए, इस बारे में लोग मिलकर तय करते हैं। विभाग को कौन सी योजना हाथ में लेनी चाहिए, इस बारे में लोग मिलकर तय करते हैं। ये बढ़िया है। जनसभा में जनता प्रबंधों का पक्ष सुनती है और जल विभाग की प्राथमिकता तय करने में वोट के जरिए फैसला करती है। जल विभाग की प्राथमिकता तय करने में वोट के जरिए फैसला करती है। ब्राज़ील की बात है। ब्राज़ील अफ्रीका का शहर है। जनसभा में जनता प्रबंधकों का पक्ष सुनती है और जल विभाग की प्राथमिकता तय करने में वोट के जरिए फैसला करती है।
ठीक, जहाँ जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी गई, ऐसे कुछ मामले में पानी की कीमत में भारी इजाफा हुआ। इस कारण वहाँ बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्चा उठाना संभव नहीं हो पाया। ऐसे शहरों में लोगों को विशाल प्रदर्शन हुए। बोलिविया आदि देशों में तो दंगे भी फैल गए, जिसके दबाव में सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीनकर दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी। भारत में सरकारी जल विभागों की सफलता के कई उदाहरण रहे हैं, लेकिन ये उदाहरण कम हैं और उनकी सफलता कुछ क्षेत्रों में ही सीमित दिखाई देती है। मुंबई का जलापूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है। हाल ही एक रिपोर्ट में पता चला है कि हैदराबाद में जल विभाग के दायरे में इजाफा हुआ है और उसकी आमदनी बढ़ी है। चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू की है ताकि भूमिगत जल स्तर में सुधार लाया जा सके। वहाँ पर पानी की ढुलाई और वितरण के लिए निजी कंपनियों की भी सेवाएं ली जा रही है, लेकिन पानी के टैंकरों की दर सरकारी जलापूर्ति विभाग ही तय करता है और वहीं उन्हें काम करने की इजाज़त देता है, इसलिए इन टैंकरों को अनुबंधित कहा जाता है। ऊपर के भाग में आए मुख्य विचारों पर चर्चा करें। जलापूर्ति में सुधार के लिए आपकी राय में क्या किया जा सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि पानी और बिजली जैसे संसाधनों को बचाना और सार्वजनिक परिवहन साधनों का ज़्यादा इस्तेमाल करना बेहतर है? सतत विकास लक्ष्य पर जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन। पोत्रे एलग्रे। मुंबई उपनगरीय रेलवे एक अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। सही है। मुंबई उपनगरीय रेलवे यह दुनिया का सबसे घना यातायात मार्ग है। यह रेलवे हर रोज़ 65 लाख यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबे नेटवर्क पर चलने वाली इस स्थानीय ट्रेनों के जरिए दूर दूर रहने वाले लोग भी शहर में काम ढूंढने आते हैं। इस बात पर गौर करें कि शहरों में रहन सहन की भारी लागत के कारण साधारण मेहनतकश लोग शहर में नहीं रह सकते। सही बात है। महिला डिब्बा है। ये देख, चश्मा में है भाई। स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का विस्तार। सर्कस का प्रचार आ रहा है। हमारे लिए पाखाने यानी कि शौचालय, उन्होंने हैरानी से कहा, है ना। हम तो बाहर खुले में जाकर अपना काम निपटा लेते हैं, लैट्रिन तो तुम्हारे जैसे बड़े लोगों के लिए होती है। अछूतों की शिकायतों को याद करते हुए महात्मा गांधी का विरोध राजकोट स्वच्छता समिति 1896। पीने का साफ पानी के अलावा यह भी जरूरी है कि पानी के से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। लेकिन भारत में स्वच्छता सुविधाओं का दायरा तो जलापूर्ति से भी छोटा है। 2011 के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के 87% परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। पेयजल की 87% परिवारों के पास, जबकि स्वच्छता सुविधाएं घर के भीतर शौचालय, है ना, पेयजल की सुविधा कितने लोगों के पास है? 87। और घर के भीतर शौचालय 53% परिवारों में ही उपलब्ध है। यहाँ भी ग्रामीण और शहरी इलाकों की गरीबों की स्थिति ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देती है। गैर सरकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल पिछले लगभग 5 दशक से निम्न जाति निम्न आय वर्ग के लोगों के सामने मौजूद स्वच्छता के अभाव की समस्या से निपटने के लिए कोशिश कर रहा है। गैर सरकारी संगठन
सुलभ इंटरनेशनल पिछले लगभग 5 दशक से निम्न जाति निम्न आय वर्ग के लोगों के सामने मौजूद स्वच्छता के अभाव की समस्या से निपटने के लिए कोशिश कर रहा है सुलभ इंटरनेशनल। इस संगठन ने 8500 से ज़्यादा सामुदायिक शौचालय इकाइयाँ और 15 लाख से ज़्यादा घरेलू शौचालय बनाए, जिससे 2 करोड़ लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। सुलभ की सुविधा का इस्तेमाल करने वाले ज़्यादातर गरीब मेहनत वर्ग के लोग होते हैं। ये बात तो सही है भाई, सुलभ शौचालय ये बढ़िया सिस्टम है, लेकिन इसमें क्या है कि सरकार और निजी दोनों हैं इसमें। इस वजह से सुलभ ने सरकारी पैसे से शौचालय इकाई बनाने के लिए नगर पालिकाओं गैर सरकारी संगठन सुलभ ने सरकारी पैसे से शौचालय इकाई बनाने के लिए नगर पालिकाएं या अन्य स्थानीय निकायों के साथ अनुबंध भी किए हैं। स्थानीय विभाग इन सेवाओं की स्थापना के लिए जमीन और पैसा मुहैया कराते हैं, जबकि रखरखाव की लागत कई बार प्रयुक्ताओं से मिलने वाले पैसे से पूरी की जाती है। प्रयुक्ताओं से शहरों में शौचालयों के इस्तेमाल पर 2 रु शुल्क लिया जाता है। सही है। अगली बार जब आप सुलभ शौचालय को देखेंगे तो हो सकता है खुद यह जानना चाहिए कि शौचालय कैसे होते हैं। क्या आपको लगता है कि समुचित स्वच्छता सुविधाओं के अभाव से लोगों का जीवन प्रभावित होता है? कैसे? आपको ऐसा क्यों लगता है कि इससे औरतों और लड़कियों पर ज़्यादा गहरा असर पड़ेगा? एक बस्ती है। ये पीने का पानी है यहाँ पे, है ना, बाहर दबा रखा है। और यहाँ पे शायद माता जी, ये बच्ची की माता जी वहाँ रोटी बना रही है अंदर। दो 2001 की जनगणना के अनुसार 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी है। इसका मतलब यह है कि लगभग 7 करोड़ 80 लाख परिवार अभी भी अंधेरे में है। 2001 की बात है। 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी है। शायद अब तो 90% पहुंच गई है 2023 के अनुसार। नब्बे नहीं तो 80-85 तो पहुंच गई होगी। नहीं, 80-85 क्या 90 रख ले। हाँ, सब जगह लाइट पहुंच चुकी है अब तो। निष्कर्ष, जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी ज़रूरतों से होता है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इस प्रकार सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वे प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएं मुहैया करवाएं। लेकिन इन मोर्चों पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। आपूर्ति में कमी है और वितरण में भारी असमानता दिखाई देती है। महानगरों और बड़े शहरों के मुकाबले कस्बों और गाँवों में तो इन सुविधाओं की स्थिति और भी खराब है। संपन्न बस्तियों के मुकाबले गरीब बस्तियों में सेवाओं की स्थिति कमज़ोर है। इन सुविधाओं को निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देने से समस्या हल होने वाली नहीं है। किसी भी समाधान में इस महत्वपूर्ण तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पाने का अधिकार है और उसे ये सुविधाएं समतापरक ढंग से मिलनी चाहिए। अब क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में निजी जलापूर्ति के उदाहरण कम है? क्या आपको लगता है कि चेन्नई में सबको पानी की सुविधा उपलब्ध है और वे पानी का खर्च उठा सकते हैं? चर्चा करें। किसानों द्वारा चेन्नई के जल व्यापारियों को पानी बेचने से स्थानीय लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? क्या आपको लगता है कि स्थानीय लोग भूमिगत पानी के इस दोहन का विरोध कर सकते हैं? क्या सरकार इस बारे में कुछ कर सकती है? सरकार क्यों कुछ नहीं कर सकती? काफ़ी कर सकती है सरकार। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ राजस्थान में पहले जल स्तर काफ़ी गया था, ठीक है ना, और 1-2 बार अकाल पड़ा था, शायद कन्फर्म नहीं है, लेकिन 2002-3 या 4-5 कुछ ऐसे, है ना। ठीक, तो फिर क्या है, सरकार ने भाई अगर जो कुंडा खुदाएगा ना तो उसका सरकार पैसे देगी और किसान को कुछ देने पड़ेंगे, जैसे कि 60 या 70% सरकार देगी, बाकी किसान देगा। और वो कुंडा खुदवा देते हैं, यानी कि पानी का टैंक बड़ा बड़ा ज़मीन के अंदर,
ठीक है, कुंड ये तालाब का छोटा रूप, जिससे वो बरसात होती है तो फिर वो भर जाता है, और भरने के बाद में एक तो जल स्तर काफ़ी ऊपर आ जाता है, और फिर इससे सिंचाई वगैरह गेहूँ की या फिर सरसों की इनकी सिंचाई कर लेते हैं, और जानवर है उनके लिए भी पानी भरा रहता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आती है पीने की, नहाने की, यही बात समझ में, मीठा और शुद्ध पानी रहता है। यह बात तो ज़्यादातर यही है सभी गाँवों में, नहाने पीने वगैरह के लिए। और पीने का टैंक मंगा लेते हैं, लेकिन नहाने की, ढोरों को पीने का, उन्हें पशुओं को, यही है खेती बाड़ी की, कृषि के लिए। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जन सुविधाओं, ऐसा क्यों है कि ज़्यादातर निजी अस्पताल और निजी स्कूल कस्बों या ग्रामीण इलाकों के बजाय बड़े शहरों में ही है? क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जन सुविधाओं का वेतन पर्याप्त और निष्पक्ष है? अपनी बात के समर्थन में एक उदाहरण दें। अपने इलाके की पानी, बिजली आदि जन सुविधाओं को देखें, क्या उनमें सुधार की कोई गुंजाइश है? आपकी राय में क्या किया जाना चाहिए? इस तालिका को भरें। क्या यह उपलब्ध है? उसमें कैसे सुधार लाया जाए? पानी, बिजली, सड़क, सार्वजनिक परिवहन। क्या आपके इलाके के सभी लोग उपरोक्त जन सुविधाओं का समान रूप से इस्तेमाल करते हैं? विस्तार से बताएं। जनगणना के साथ साथ कुछ जन सुविधाओं के बारे में आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें। जनगणना का काम कब और किस तरह किया जाता है? हमारे देश में निजी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान बड़े पैमाने पर खुलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकारी शिक्षा संस्थानों का महत्व कम होते जा रहा है। आपकी राय में इसका क्या असर हो रहा है? चर्चा कीजिए। चर्चा कीजिए। शब्द संकलन। स्वच्छता, मानव मलमूत्र को सुरक्षित ढंग से नष्ट करने की सुविधा, इसके लिए शौचालयों का निर्माण किया जाता है और गंदे पानी की सफाई के लिए पाइप लगाए जाते हैं। संक्रमण से बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी होता है। सुरक्षित ढंग से नष्ट करने की सुविधा, इसके लिए शौचालयों का निर्माण किया जाता है। सुरक्षित ढंग से नष्ट करने की सुविधा निर्माण किया, और गंदे पानी की सफाई के लिए पाइप लगाए जाते हैं। संक्रमण से बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी होता है। स्वच्छता। कंपनी एक तरह की व्यावसायिक संस्था होती है जिसकी स्थापना कुछ लोग या सरकार करती है। जिन कंपनियों का संचालन स्वामित्व निजी समूहों या व्यक्तियों के हाथ में होता है उन्हें निजी कंपनी कहा जाता है। उदाहरण के लिए टाटा स्टील एक निजी कंपनी है, जबकि इंडियन ऑयल सरकार द्वारा संचालित कंपनी है भाई। इंडियन ऑयल सरकार द्वारा संचालित कंपनी है। सार्वभौमिक पहुंच, जब हर व्यक्ति कोई चीज़ पूरी तरह हासिल हो जाती है और वह उसका खर्च उठा सकता है तो उसे सार्वभौमिक पहुंच कहा जाता है। उदाहरण के लिए घर में नल में पानी आ रहा हो तो परिवार को पानी तक पहुंच मिल जाती है, और अगर उसकी कीमत कम हो या वह मुफ्त उपलब्ध हो तो हर कोई उसका इस्तेमाल कर सकता है। सार्वभौमिक पहुंच, जब हर व्यक्ति को कोई चीज़ पूरी तरह हासिल हो जाती है और वह उसका खर्च उठा सकता है तो उसे सार्वभौमिक पहुंच कहा जाता है। सार्वभौमिक पहुंच। मूलभूत सुविधाएं, भोजन, पानी, आवास, साफ सफाई, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी ज़रूरतें जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होती है। भोजन, पूछ लेगा वो बताइए निम्न में से कौन सी मूलभूत सुविधाओं में नहीं है? यहाँ पर है भोजन, पानी, आवास, साफ सफाई, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी ज़रूरतें जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होती है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। ये पार्ट था भाई। चलिए
ये समुद्र है शायद, है ना? हाँ। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।